हालांकि एक गुफा से पता चला कि साजन पापा उनके साथ शरारत कर रहे हैं। इसलिए यह देखकर लोग भड़क उठते हैं और कैप्टन को उसके आदमियों के व्यवहार के लिए डांटते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि इस युद्ध के बाद ऐसा दोबारा नहीं होगा और वैज्ञानिकों ने जांच करने के लिए गुफा में प्रवेश किया और सीढ़ी का दावा है कि वे बाहर जाने के करीब हैं। स्टेनली मिशन के बारे में उत्सुक हैं। सटीक उद्देश्य और उत्तर के लिए टीनों की ओर मुड़ता है। हालांकि कप्तान स्वीकार करता है कि वह नहीं जानता है और गुफा के एक संक्षिप्त निरीक्षण के बाद अनजान रहना पसंद करता है। वे सभी जंगल में गहराई तक पैदल यात्रा जारी रखते हैं जब तक कि वे डेड माइन रीस के प्रवेश द्वार पर ठोकर नहीं खाते। अनुमान लगाया गया है कि यह एक बार डचों द्वारा संचालित किया गया था, इसलिए जापानियों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वॉरेन ने यह अटकलें जारी रखी कि खदान एक सैन्य बनकर में अपना सर्वश्रेष्ठ बलात्कार कर रही थी, जो कि वास्तव में वे तलाश कर रहे थे। स्टेनली में प्रवेश करने से पहले उन्हें सूचित किया गया था कि उन्हें पहले जगह की जांच करने की जरूरत है, क्योंकि वहां के संकेत हैं। हाल की भूकंपीय गतिविधि के बाद इंजीनियर अपना निरीक्षण शुरू करता है, जबकि अन्य लोग स्टेनली के बाहर इंतजार करते हैं। इस बारे में चिंता व्यक्त करती है कि उसने युद्ध के लिए काम करना कैसे समाप्त कर दिया और उत्तरार्ध केवल यह कहते हुए चुप्पी साधे रहता है कि वह अपना काम कर रही है और बनकर के बाहर इंतजार कर रही है। समूह पर अचानक कुछ समुद्री डाकुओं ने घात लगाकर हमला कर दिया, जिन्होंने बचाने के लिए बेताब होकर उन पर गोलियां चला दी। स्वयं समूह को बनकर में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया जाता है। यहाँ तक स्टेनली ने ओरियो की जांच भी नहीं की है कि कौन कानून में प्रवेश करता है। अभी बहुत देर से एहसास हुआ कि उस पर ग्रेनेड फेंका गया है और मुझे पता है कि समुद्री डाकुओं ने ग्रेनेड कहा था। नतीजतन एक बड़ा विस्फोट होता है जिससे वे बाहर गिर जाते हैं। जब सभी को होश आता है तो वे ओरियो को गंभीर रूप से घायल पाते हैं। स्टेनली उनका ध्यान ढहे हुए प्रवेश द्वार की ओर आकर्षित करते हैं, जो खदान के अंदर समूह में फंस गया है। उन्होंने उल्लेख किया है कि वे जहां से प्रवेश किए थे वहां से बाहर नहीं जा सकते। उनके अनुसार वे खदान में उतर सकते हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी है। कैप्टन के लिए वह एक समुद्री डाकू है। यह स्पष्ट है कि समूह जल्द ही इस बात पर बहस में पड़ जाता है कि क्या समुद्री डाकुओं के साथ उनकी मुठभेड़ एक संयोग थी, तत्कालीन मुठभेड़, या और यह जानने की मांग कर रही थी कि वे वास्तव में सीढ़ी की तलाश में क्या कर रहे थे। उन्हें अनदेखा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब समूह धमकी देता है उसे नुकसान पहुंचाते हुए वह अंततः अनुपालन करता है। वॉरेन बताते हैं कि उन्होंने दस्तावेजों के सेट के प्रतिरोध डिकोडर के साथ उनका नेतृत्व किया। उनके वर्तमान स्थान के बारे में वह बताता है कि वे वास्तव में एक जापानी सैन्य कमांडर के खजाने की तलाश कर रहे हैं, जिसकी कीमत लाखों में है। स्टेनली ऐसे खजाने के अस्तित्व पर विवाद करता है, लेकिन वॉरेन जानता है कि यह वास्तविक है। जल्द ही एक बहस में पड़ जाते हैं, लेकिन टीनो उन्हें बीच में रोकता है, यह कहते हुए कि उन्हें पहले यहाँ से बाहर निकलने को प्राथमिकता देनी होगी। इसके बाद समूह गहराई में अपना रास्ता बनाता है। जैसे ही वे एक पुल को पार करते हैं, खदान के चारों ओर की लाइटें अचानक चालू हो जाती हैं और युद्ध प्रचार का एक गीत बजने लगता है। हर कोई इस बात को लेकर भ्रमित हो जाता है कि यह कैसे हुआ, क्योंकि वे इस धारणा के तहत हैं कि खदान दशकों से अछूती रही है। हालांकि स्टेनली इसे एक मानते हैं। सकारात्मक पक्ष यह सोच रहा है कि यह संकेत दे सकता है कि कोई और रास्ता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें बोतलों वाला एक कमरा मिलता है। हसमत सूट और परेशान करने वाली पुरानी तस्वीरें रूम वॉरेन की जांच कर रही हैं और उसने दीवार पर चिपका हुआ एक नक्शा देखा। इस दौरान गैस मास्क पहने हुए यह आकृति साजन के पीछे खड़ी दिखाई देती है, लेकिन जब पापा मुड़ते हैं तो यह गायब हो जाता है कि कौन शरारत कर रहा है और अब पापा निशान पर है। मानचित्र 25वीं क्षेत्रीय सेना को प्राथमिकता देता है, जो युद्ध करती है। मानते हैं कि यह जापानी कमांडरों के ठिकानों में से एक है। हालांकि स्टेनली को संदेह है कि इसमें और भी कुछ है और जवाब के लिए वारंट पर दबाव डालता है। कारण से पता चलता है कि उन्होंने उन दिमागों की खोज की जो कभी यूनिट 73 के लिए एक परिचालन केंद्र थे, एक गुप्त चिकित्सा अनुसंधान इकाई जो घातक मानव प्रयोगों के लिए कुख्यात थी। क्रोधित होकर टीम ने उन्हें सूचित न करने के लिए वॉरेन का विरोध किया, उन्हें ऐसी स्थिति के लिए तैयार करना, लेकिन उनका दावा है कि उन्हें इसका पालन करने की जानकारी नहीं थी। कैप्टन ने अलग होने का फैसला किया ताकि घायल ओरियो आराम कर सके, जबकि वे बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। हालांकि वॉरेन और उसकी प्रेमिका इस चिंता में कैप्टन के साथ जाने पर जोर देते हैं।
वे खजाने की खोज कर सकते थे, जिसके परिणामस्वरूप कैप्टन टीनो, सार्जेंट पापा वॉरेन और सू लैंग निकल पड़े एक निकास मॉड खोजने के लिए। योको, स्टेनली और पड़े थोड़ी देर बाद ओरियो के साथ पीछे रहे। बाद में चिनोज समूह एक अन्य कमरे में ठोकर खाता है जिसमें उनके युद्ध के पिंजरे हैं, और ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा जारी किए गए एक हेलमेट की खोज करते हैं जो दर्शाता है कि वे उस कमरे में रखे गए हैं जहां युद्ध के कैदी इस बीच एरिया हैं। जो यहाँ एक फूस के बैच पर आराम कर रहा है वह एक अच्छा स्क्रैपिंग है। वह जांच करने के लिए बैठता है और जमीन खिसकने से हैरान हो जाता है, इससे पहले कि वह दूसरों को सचेत कर पाता। एक हाथ अचानक उसके पैर को पकड़ लेता है और उसे पूरी तरह से नीचे खींच लेता है। जैसे ही अन्य लोग उसकी मदद करने के लिए दौड़े, उन्हें एक उत्परिवर्ती की झलक मिलती है जो तेजी से भागता है। वहां से दूर स्टेनली फिर मरे से जीव के बारे में जवाब मांगता है, लेकिन वह भी उसकी तरह अनिश्चितता के बावजूद अनजान है। वे तीनों जीव को सुरंगों में ले जाने के लिए पूरी तरह से कूद पड़ते हैं। कुछ ही समय बाद वास्तव में एक गंभीर जगह सामने आती है, जहां एवोइस का शरीर उसके साथ बेजान पड़ा हुआ है। गला काटा गया है और बिना पुतलियों वाली आंखें स्टेनली को सांत्वना देती हैं या उससे आग्रह करती हैं अपनी सुरक्षा के लिए आगे बढ़ते रहें, लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़ते हैं, स्टेनली गैस मास्क पहने हुए व्यक्ति के कारण अचानक नीचे गिर जाता है। जबकि ओको अपनी टीम के सदस्यों को खोजता है, उसकी नज़र मानव अवशेषों से भरे एक कक्ष पर पड़ती है, जिसमें समुद्री डाकू की बुरी तरह से क्षत विक्षत लाश भी शामिल है। फिल्म की शुरुआत के कुछ क्षण बाद म्यूटेंट स्टॉक करना शुरू कर देते हैं और वह उनमें से एक को मार गिराने में कामयाब हो जाता है। लेकिन नया मॉरिस अन्य लोग आसपास से निकले और उन्हें पकड़ लिया। एक उत्परिवर्ती के सिर के पीछे कुछ था और जोकर भागने से पहले उसकी राइफल जब्त कर लेता है। फिर अपने क्रोधित व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन एक अन्य उत्परिवर्ती रोते हुए उस पर हमला करता है और उसकी आंखें किसी तरह से उसे वश में करने में सफल होती हैं। प्राणी, लेकिन नुकसान एक साइट को हुआ है और अधिक म्यूटेंट ने उसे घेर लिया है, इसलिए वह अपनी पिस्तौल जी तक यादृच्छिक दिशा में गोलीबारी शुरू कर देता है। जब इस बिंदु पर योको को एहसास होता है कि उसकी संख्या कम है और वह असहाय है, इसलिए वह अपना हैंडगन छोड़ देता है और प्राणियों का वध करता है। उसका पूरा नाम डील कंपनी था, ओह नहीं। दूसरी ओर वह जानता है कि टीम मेडिकल नोट्स से भरे कमरे की खोज के बीच में है। जापानियों ने अपने एक सदस्य के यहाँ रहने के दौरान बंकर में किए गए प्रयोगों का विवरण दिया। चिल्ला रहा है और स्थिति की तात्कालिकता को भांपते हुए कमरे से बाहर निकलने की जल्दी में है। लेकिन अगले दृश्य में दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और वे अंदर फंस जाते हैं और स्टैनली खुद को गैस मास्क द्वारा पकड़े हुए पाते हैं, जो एक जापानी सैनिक निकला जो उन्हें पकड़ रहा था। तलवार की नोक पर वह 3 और जापानी लोगों के साथ संवाद करता है, जिनका स्टैनली में अनुवाद किया जाता है। वह बताती है कि सैनिक कैसा था, उन्हें जापानी शाही सेना का कैदी मानता है। उनके साथ तर्क करने के प्रयासों के बावजूद सैनिक यह मानने से इनकार कर देता है कि युद्ध समाप्त हो गया है। उनकी बातचीत कुछ और मिनटों तक चलती है और जब आदमी विचलित होता है तो स्टेनली उस पर हमला करता है और उसे निहत्था कर देता है। सैनिक गैस मास्क हटाता है और एक शर्मिंदा बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा दिखाता है। इसके बाद वह उसे बूढ़ा मान लेता है। फुटेज या टैबलेट पर 1945 में अंतिम जापानी आत्मसमर्पण को दिखाया गया है। यह रहस्योद्घाटन सैनिक को तबाह कर देता है और वह जापानी ध्वज में ढके शरीर के सामने घुटने टेक देता है। दूसरी जगह पर दूसरी टीम पर अचानक एक उत्परिवर्ती प्राणी द्वारा हमला किया जाता है और वह वारेन के कंधे पर वार करता है। तीनों तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए प्राणी पर गोली चलाता है, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होता है। इससे केवल म्यूटेंट का ध्यान तीनों पर केंद्रित होता है और वह उस पर आरोप लगाता है। तभी जब ऐसा लगता है कि वह मारा जाने वाला है, सार्जेंट पापा एक टूटी हुई धातु की छड़ पकड़ लेते हैं और प्राणी पर वार कर देते हैं। अंततः युद्ध में हत्या करता है और फिर प्राणियों की जांच करता है और जापानी शिलालेख का अनुवाद करता है, जिससे यह पता चलता है यह एक ऑस्ट्रेलियाई युद्ध था। इस बीच दूसरे कमरे में बैठे सैनिक ने स्टेनली एंड्रे को अपनी कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि उन्हें और उनके मृत दोस्त को वर्षों तक खदान की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन जब जापानी सेना चली गई और 1945 को छोड़ दिया गया अंदर सीलबंद, उसने अपने दोस्त की हत्या करने की बात कबूल की क्योंकि वह आत्मसमर्पण करना चाहता था और इसके अलावा छोड़ देना चाहता था। उन्होंने खुलासा किया कि म्यूटेंट दिमाग में कैद हैं, इससे पहले कि जापानी सैनिकों ने इन कैदियों पर कुछ प्रयोग किए, जिससे वे पागल हो गए और अंततः उन्हें राक्षसों में बदल दिया, जिसके बाद उन्होंने प्रयोग के लिए अपने लोगों का उपयोग करने का विकल्प चुना। अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास करें और सैनिकों को कुछ प्रकार के इंजेक्शनों का उपयोग करें उसकी तरह।
लेकिन यह एक और असफल प्रयोग था क्योंकि चिनोस टीम ने उस क्षेत्र की खोज जारी रखी थी। उन्हें एक भयानक जगह मिली, एक क्षत विक्षत शरीर जो संभवतः खदान में किए गए प्रयोगों का शिकार था। उसका पेट खुला हुआ था और कुछ ही समय बाद उसका मस्तिष्क निशान से बाहर निकला हुआ था। वॉरेन को झंडों के साथ अज्ञात तरल पदार्थ से भरी एक सिरिंज मिलती है। यह भगवान का है जिस पर उसे संदेह है कि जापानी सेना ने अपने प्रयोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया था। इससे वह परेशान हो जाता है और उसे एहसास होता है कि यह शायद कमांडर के खजानों में से आखिरी है। लातिनी और पापा अपनी प्रेमिका से बातचीत में युद्ध का दरवाजा खोलने का प्रयास करते हैं, जिसे वह मानती है। सोने को तरल पदार्थ में क्यों मिलाया गया, इसका कारण यह बताया गया है कि यह प्राचीन एल माना जाता है, जीवन की तस्वीर और कीमिया का आधार। जब वह खाली हाथ छोड़ने के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करता है, तो छत से पता चलता है कि वे सिरिंज अपने साथ ले जाते हैं और दावा करते हैं कि यह खजाने से अधिक मूल्यवान हो सकता है। यह सुनकर वह सिरिंज उसे सौंप देता है और उसे रखने के लिए कहता है। सुरक्षित क्षणों के बाद टीनो और पापा सफलतापूर्वक दरवाजा खोलने में कामयाब रहे और दर्जनों कोरिया से भरे एक मंदिर का पता चला। चियस समुराई कवच के सूट पहने हुए हैं। दूसरे शब्दों में वे शाही रक्षक हैं। ये गार्ड अचानक जीवित हो जाते हैं और समूह की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। डरे हुए सार्जेंट में कप्तान ने अपनी गोलियों से गोलीबारी शुरू कर दी। आसन खतरे को भांपते हुए गार्डों पर बमुश्किल कोई प्रभाव पड़ा। टीनो भागने के लिए पहना और सुखदायक निर्देश देता है या पापा उन्हें कुछ समय कमाने के लिए पीछे रहते हैं। मैं कैसे, इससे पहले कि वह चैम्बर का दरवाजा बंद कर पाता, बड़ी संख्या में गार्डों ने सार्जेंट पर हमला कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी दुखद मृत्यु हो गई। लेकिन मैं एक्विनो, वॉरेन और सुखदायक अपने जीवन के लिए भागते हैं और वे अंततः गुफा में पहुंचते हैं। जो को मारा गया था क्योंकि टीनो शरीर की जांच करने के लिए आगे बढ़ता है। वॉरेन पर अचानक एक उत्परिवर्ती द्वारा हमला किया जाता है। घायल होने के बावजूद टीनो उस प्राणी से लड़ता है और उसे पकड़ लेता है। हड्डी के टूटे हुए टुकड़े को चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। इसके बाद वे सीवेज सिस्टम के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं और अंत में एक कमरे में पहुंच जाते हैं। या स्टेनली को गैस में पड़ा जाता है कि नकाबपोश आदमी एक टीनो है। फिर उस आदमी से पूछता है कि क्या वह स्टेनली से बाहर निकलने का रास्ता जानता है। उत्तर देता है कि उसके पास एक विचार है जिसमें उसने उल्लेख किया है कि जीव अक्सर जानवरों का शिकार करने के लिए बाहर जाते हैं और अपने लिए भोजन ढूंढते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं वॉरेन अपने प्रेमी को बचाने की बेताब कोशिश में अपनी चोट के कारण बमुश्किल अपनी जान बचा रही है और पहले से ही उसी सिरिंज से उसे आराम दे रही है। तभी शाही गार्ड उन्हें पकड़ लेते हैं और समूह को गैस मास्क के बावजूद अपनी जान बचाने के लिए भागने के लिए प्रेरित करते हैं। मैनॉप को बचना नहीं है, बल्कि वह नील को गार्डों के सामने रखता है और उन्हें कुछ करने की अनुमति देता है।